अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हम क्लास 8 के चैप्टर जो माह दिसंबर में शामिल है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बुक में यूनिट नंबर 10 के साथ जो है वो शामिल है। चैप्टर जो है वो तेज़ाब, असास और नमकियात के हवाले से। चैप्टर के शुरू में बताया जा रहा है कि हम जितने भी चीज़ें, कंपोजिशंस या जितने भी सब्सटेंसेस दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एलिमेंट, सब्सटेंस या कंपोजिशन की कोई ना कोई एक जो है वो खुसूसियात होती हैं जो कि या तो तेज़ाबी होती हैं या असासी मतलब बेसिस या फिर सॉल्टिश मतलब नमकियाती हवाले से उनके अंदर खुसूसियात पाई जाती है। ज़्यादातर अनासर जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं वो तेज़ाबी या असासी खुसूसियात रखते हैं। इस हवाले से एसिड की तारीफ़ बताते हुए कह रहे हैं, द वर्ड एसिड कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड एसिडिस विच इज़ मीन सोर। द टर्म एसिड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैज़ अ सोर taste. Fruit that is taste sour have acid in them. For example, lemon, orange. जो वर्ड एसिड है वो लातीनी ज़बान का वर्ड है जो एसिडिस से जो है हासिल किया गया है, जिसके मतलब जो है वो तुर्श के हैं। ये वर्ड एसिड जो है वो केमिस्ट्री में जब शामिल किया गया जब कुछ ऐसे फलों के तुर्श जायके के हवाले से जो है नाम दिया गया जिनका जायका बहुत ज़्यादा नमकीन या तुर्श था, जैसे कि लेमन, ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट वगैरह, जिनके अंदर सिट्रिक फ्रूट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिट्रिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। जो इन तीनों फलों के अंदर एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड, वो एक वीक एसिड होता है। मतलब ये एक मुकम्मल तौर पे ताकतवर तेज़ाब नहीं होता बल्कि एक कमज़ोर तेज़ाब होता है। हाउएवर सम एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जबकि कुछ तेज़ाब बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होते हैं और उन्हें हैंडल करना, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बहुत सही अंदाज में जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि H2SO4, HNO3, HCl। ये तमाम के तमाम सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तमाम तेज़ाब काफ़ी ताकतवर तेज़ाब होते हैं, जिसके बिना पे इन्हें इस्तेमाल करते हुए हमें अपने तमाम जो ख़तरनाक इनके नताइज हैं इनके हवाले से अपने आप को महफूज रखते हुए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें इस्तेमाल करें जब हम महफूज हों। Today we encounter these acids directly, indirectly in all our normal activities. आज हम आजकल की ज़िंदगी में इन तमाम एसिड्स को, जो वीक एसिड्स हैं या फिर जो ताकतवर तेज़ाब हैं, उन सब को हम जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। जैसे कि हम मुख्तलिफ़ फ्रूट्स में जो है वो सिट्रिक एसिड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा एप्पल्स में जो है मैलिक एसिड नाम का जो एसिड है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑरेंज और ग्रेप्स में सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। गोसबेरीज़ में टार्ट्रिक एसिड के नाम से जो एसिड है वो इस्तेमाल करते हैं। फटे हुए दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हमारे मैदे में जो है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की जानिब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाता है जब हम किसी चीज़ को हज़म करना चाहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़रिए ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो हम केमिकली फैक्ट्रीज़ में बना रहे हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड्स मुख्तलिफ़ सनतों में मुख्तलिफ़ अंदाज में काम कर रहे होते हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होता है। द एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स वर वीक। ये जो फूड्स में मौजूद, जो ग़िज़ा में मौजूद एसिड्स होते हैं, ये ज़्यादातर वीक होते हैं। इन्हें मिनरल एसिड्स जो है वो नहीं कहा जा सकेगा, ये ज़्यादातर जो है वो वीक होता है। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। दे आर एक्सिस्टेंस कॉरेसिव, दे करट स्किन, क्लॉथ्स, मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये ख़तरनाक होते हैं, स्किन के लिए भी यानी जिल्द के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, मेटल्स के लिए भी और मुख्तलिफ़ और चीज़ों पे जहाँ जहाँ इनके जो है वो ज़रात गिरेंगे ये वहाँ अपनी ताकत का जो है मुज़ाहिरा करते हुए अपने एसिड की जो एक पावर होती है उससे शो कर देंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। सबसे पहले एसिड की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ में लिखा गया है, एसिड हैव अ सोर टेस्ट।
ज़्यादातर एसिड्स जितने भी होंगे, चाहे वो वीक हों चाहे वो ताकतवर हों, तमाम के तमाम एसिड्स का टेस्ट जो होगा, जायका जो होगा, वो तुर्श होगा, नमकीन होगा। अगर ताकतवर तेज़ाब है तो जायका बहुत ज़्यादा तुर्श होगा, जो कि साथ साथ ज़बान को या जिल्द को काट भी देगा। और अगर वीक एसिड है, जैसे लेमन एसिड, लेमन में मौजूद या ऑरेंज में मौजूद एसिड है, ये तमाम के तमाम एसिड जो है वो सिट्रिक एसिड्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा तुर्श नहीं होते, लेकिन इनका जायका भी तुर्श होता है। अच्छा, फिर एसिड्स रिएक्शन जब इंडिकेटर्स के साथ करते हैं तो क्या करते हैं? तमाम के तमाम एसिड जब रिएक्शन करते हैं इंडिकेटर के साथ, तो ये ब्लू लिटमस पेपर या फिर मिथाइल ऑरेंज को जो है वो रेड कर देते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर को भी जो है वो रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डिबो के रखेंगे, थोड़ी ही देर बाद जब वो सूखेगा तो वो रेड हो जाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी रेड में तब्दील हो जाएगा, जबकि फिनोल्फिथलीन जो है वो कलरलेस हो जाएगा अगर एसिड में डिबोया जाएगा। फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, मिथाइल ऑरेंज भी, और इसी तरह लिटमस पेपर भी जो है वो एसिड या बेस की ताकत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिड जो है वो जब भी किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब भी हम किसी भी एसिड का किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा करना शुरू कर देगा। इस हवाले से जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका रिएक्शन जब भी एसिड से होगा तो वो हाइड्रोजन गैस की जो है वो प्रोवाइड करेगा। इस सूरत हाल में हमें ये समझना चाहिए कि एसिड्स प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन गैस देता है। तमाम के तमाम एसिड जो है वो हाइड्रोनियम आयन अपने अंदर रखते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। अगर हम एसिड को पानी में हल कर दें तो वो हाइड्रोनियम आयन देना शुरू कर देगा। यह हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिड रेडिकल के तौर पे जो है वो हासिल होगा, जिसे हम प्लस या पॉजिटिव के साइन से जो है वो शो करेंगे। एसिड रिएक्ट विद द मोर एक्टिव मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्शन करेगा, किसी भी मेटल से रिएक्शन करने पे मिनरल सॉल्ट जो है वो देगा, और साथ साथ वो जो है हाइड्रोजन गैस का इखराज करेगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होगी। जैसे इन्होंने एक यहाँ पे मिसाल के तौर पे समझाया है, मेटल प्लस एसिड, ये आपके रिएक्टेंट के तौर पे है, और प्रोडक्ट के तौर पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जो है वो हासिल हुआ है। इसको इन्होंने कुछ मिसालों से भी समझाने के लिए जो है वो बताया है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे Mg+2HCl, MgCl2 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस, Mg+H2SO4, MgSO4 प्लस H2। ये Mg जो है ये मेटल है, HCl H2SO4 दोनों जो है वो तेज़ाब हैं। हासिल होने पे जो है MgCl2 ये भी नमकियात है, MgSO4 ये भी नमक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो हासिल हुआ। नेक्स्ट, एसिड जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है सॉल्ट और वाटर के साथ। देख सकते हैं आप यहाँ रिएक्शन में भी बताया गया है, कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे हम फिगर के हवाले से जो है वो देख लेते हैं, एक्टिविटी के हवाले से। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम आम चूने का पानी कहते हैं। चूने का पानी के साथ जो है वो HCl का रिएक्शन कराया गया। चूने के पानी का रिएक्शन जब करवाया गया HCl के साथ तो हमें हासिल हुआ कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, साथ में हाइड्रोजन H2O मतलब पानी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल हुआ। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो उस सूरत हाल में जब भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमें जो है वो सॉल्ट हासिल होगा, साथ में पानी हासिल होगा। यहाँ पे रिएक्शन में आप देख सकते हैं। तो इस सूरत हाल में सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे ज़्यादातर हासिल होता है जब भी जो एसिड है वो किसी भी चीज़ से रिएक्शन करता है। तो अच्छा, फिर एसिड जो है वो बेस से अगर रिएक्शन करे, बेस मतलब असास से रिएक्शन करे, तो क्या सूरत हाल होगी? एसिड जब भी बेस से रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर तो हासिल होगा, साथ में हमें जो है तवानाई की मिकदार भी हासिल होगी, और इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या अम्ले तादील कहा जाएगा।
यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। बेस प्लस एसिड मतलब असास प्लस तेज़ाब प्रोडक्ट के तौर पे, और फिर उसके बाद एरो के बाद दिखा रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर मतलब नमक और पानी हासिल हुआ। बेस के तौर पे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एसिड के तौर पे जो है वो HCl को लिया गया। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो कंप्लीट होने पे रिएक्शन हमें जो है कॉमन नमक जो आम घरेलू नमक है NaCl प्लस H2O हासिल हुआ, साथ में जो हरारत है उसकी मिकदार हासिल होगी। इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अम्ल तादील का मतलब ही यही है कि जब भी तेज़ाब और एहसास आपस में मिलेंगे तो वो हमेशा पानी और नमक जो है वो फराहम करेंगे। इस हवाले से एक और चीज़ जो समझ आनी चाहिए, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल हैज़ वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। एसिड जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप को पानी में हल करने पे एक या एक से ज़ायद अपने हाइड्रोजन एटम को जो है वो रिप्लेस कर देती है हाइड्रोनियम आयन से। उस चीज़ को एसिड कहा जाएगा। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ एसिड। एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? एसिड का इस्तेमाल सनती तौर पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हवाले से इन्होंने बताया इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ अ कॉमन सॉल्ट। आम नमक की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ मेटल बिफोर सोल्डरिंग, टिनिंग एंड ग्लेवरिस्टेशन। तमाम की तमाम जितने भी मेटल्स की सफाई होती है उनके लिए, उनकी सोल्डरिंग के लिए जो है वो HCl का इस्तेमाल किया जाता है, सफाई के लिए, उनसे चिकनाई को ख़त्म करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोराइड विच आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़। क्लोराइड को बनाने के लिए जो है वो HCl का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिससे मुख्तलिफ जो है पर्पज़ के काम जो है वो किए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक एक्वा रिजिया टू डिज़ोल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लाटीनियम। ये एक्वा रिजिया के पर्पज़ के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि गोल्ड और प्लाटीनियम के मेटल्स को जो है वो हासिल किया जा सके प्योर अंदाज में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ये स्टार्च की मदद से जो है वो हासिल किया जाता है। ग्लूकोज बनाने के लिए जो है वो HCl का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्च के साथ जो है इसका रिएक्शन करा के। इट इज़ यूज एज अ रिएजेंट इन लेबॉर्ट्री एंड फॉर मेकिंग ग्लू। ग्लू बनाने के लिए और रिएजेंट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री में। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पज़ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का बता रहे हैं इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट। खादों में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक ट्राइटेनियो टॉलरेंट TNT। एक्सप्लोजिव लाइक ट्राइटेनियम ट्राइटेनियम जो होता है TNT जिसे कहा जाता है उसको बनाने में इससे इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर, कॉटन, डायनामाइट, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो नाइट्रिक एसिड के ज़रिए बनाई जाती हैं, यानी धमाका खेज़ अशिया जो है वो नाइट्रिक एसिड के ज़रिए बनेगी। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम डाइज, परफ्यूम्स, मेडिसिन, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल सिल्क एंड प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोने और चांदी की सफाई के लिए, इसके अलावा परफ्यूम्स, डाइज, मेडिसन, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क मतलब आर्टिफिशियल सिल्क रेयान जो होता है उसको बनाने के लिए जो है वो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर इचिंग, डिज़ाइन और नेम्स अपॉन मेटल लाइक कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज। इट इज़ यूज इन द एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल। मेटल्स की सफाई के लिए नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रक्शन के वक्त, और साथ साथ किसी भी धात पे नाम कंदा करने के लिए जो तेज़ाब इस्तेमाल किया जाता है वो नाइट्रिक एसिड ही होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ यूज एज अ डिहाइड्रेंट एजेंट। ये पानी को खुश्क करने के एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। ये मुख्तलिफ खादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम कैल्शियम सुपर फॉस्फेट वगैरह। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सेलुलाइट, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, प्लास्टिक, ड्रग्स, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। ये मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि सिल्क, पेंट्स, प्लास्टिक, ड्रग्स, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह बनाने के लिए। इट इज़ यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की सफाई के लिए, मादनी तेल की सफाई के लिए जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। ये टेक्सटाइल की सनत में, पेपर की सनत में, लेदर की सनत मतलब चमड़े साजी की सनत में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन स्टोरेज बैटरीज। बैटरीज़ को बनाते वक्त जो तेज़ाब इस्तेमाल किया जाता है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है।
इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर बनाते वक्त जो कपड़ा बनाया जाता है उसको बनाते वक्त भी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर सो लार्ज एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट इज़ नॉन एज द किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आज के ज़माने में तमाम के तमाम केमिकल्स का बादशाह या शाह के तौर पे जाना जाता है। बेसिस असास, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब असास की बात करें तो असास उस शय को कहा जाता है जो किसी भी केमिकल की, किसी भी कीमियाई शय की जो तेज़ाबी खुसूसियात होती है उन्हें ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। बेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो किसी भी शय, किसी भी सब्सटेंस में मौजूद जो उसकी तेज़ाबी खुसूसियात होती हैं वो ख़त्म कर देता है। हमने इससे पहले न्यूट्रलाइजेशन जो टॉपिक था उसमें भी पढ़ा था कि जब भी बेस के साथ रिएक्शन होगा तो इस सूरत हाल में न्यूट्रलाइजेशन का अमल जो है वो मुकम्मल होगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब अमल तादील का अमल, जिसका मकसद ये होता है कि पानी और नमक हासिल होता है। जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है तो वो उसकी ताकत को कम करता है, ग्रेजुअली कम करता है। यहाँ पे भी बेसिस के हवाले से यही बताया जा रहा है कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत को कम करता चला जाता है। इस हवाले से कुछ बेसिस का नाम बताया गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे व्हेन मेटल्स लाइक सोडियम, Na, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन ईच केस एंड फ्रॉम रिस्पेक्टिवली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मेटल्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेटल्स होते हैं वो मुख्तलिफ हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करते हैं तो वो उनके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH2। ये तमाम के तमाम जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये बेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ये तमाम के तमाम जो है बेस होंगे और ये सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर हल पजीर होंगे। ये बेसिस जो हैं वो जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा। इसकी मुनासबत से न्यूट्रलाइजेशन के अमल से बेसिस जो है वो एसिड की ताकत को कम करते चले जाएंगे, जिसके बाद जो है वो पानी और नमकियात हासिल होगा। अब आ जाते हैं बेसिस के हवाले से जर्नल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। बेसिस है बिटर टेस्ट। जिस तरह एसिड का सोर टेस्ट होता था, मतलब तुर्श जायका होता है, बेसिस का असास का हमेशा कड़वा जायका होता है। बेसिस एंड अल्कली सॉल्यूशन आर सोपी टू टच। बेस हो या अल्कली हो, दोनों को हाथ लगाने से, मतलब फील करने से, उनको छूने से हमें ऐसा फील होगा जैसे हमने साबुन को हाथ लगाया है, मतलब हमारे हाथ में, हमारे फिंगर टिप्स में जो है फिसलन हासिल होगी, फिसलन पैदा हो जाएगी, हम स्लिपरी अपनी उंगलियों को महसूस करेंगे। रिएक्शन विद इंडिकेटर, जब रिएक्शन इंडिकेटर्स के साथ बेस करता है, एहसास करता है, बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो। बेस जो है मिथाइल ऑरेंज को येलो में तब्दील कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में तब्दील कर देता है और फिनोल्फिथलीन को पिंक कर देता है। वहाँ फिनोल्फिथलीन को वो कलरलेस कर देता था एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता था। यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को बेस ब्लू कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर रहा है और फिनोल्फिथलीन को कलरलेस कर रहा है। जब भी बेस ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं जो कि किसी भी हवाले से मेटल हो तो उनका किस हवाले से क्या रिएक्शन होगा। बेस मुख्तलिफ हवाले से जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और इनका जो है मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट हासिल होता है। जैसे कि बेसिस आर कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन ग्रुप। बेस के अंदर क्योंकि ख़ुद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मौजूद होता है, जैसे NaOH, CaOH2, NH4OH, KOH, ये तमाम के तमाम आप देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम ये समझ सकते हैं कि बेस वो चीज़ होती है जिसके अंदर OH माइनस मौजूद होगा। OH माइनस जो है वो इस बात को शो कर रहा होता है कि तमाम के तमाम जो चीज़ है ये बेस है। जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसके बिना पे हमेशा सॉल्ट और वाटर जो है वो हमें हासिल होगा। जब भी हम बेस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसकी सूरत में हमें स्लैक लाइम जो है वो हासिल होता है। स्लैक लाइम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है।
अब यहाँ पे यूजेस की बात की जा रही है, बेस की। यूजेस मतलब इस्तेमालात। सबसे पहले अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जो इस्तेमाल है उसकी बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये बेस जो है वो सोप, टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। साबुन साजी, प्लास्टिक बनाने और साथ साथ जो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने की सनत है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए NaOH का इस्तेमाल होता है। रेयॉन मतलब कपड़ा बनाने की जो सनत होती है, जो धागा बनाने वाले कपड़ा बनाने की सनत होती है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसन, पेपर एंड पल्प, मुख्तलिफ अद्वियात बनाने में, मुख्तलिफ पेपर बनाने में, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मसनूआत बनाने में, केमिकल लेबॉर्ट्री के तौर पे जो है वो बेस को इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टर्स बनाने में, वाइट वॉश मतलब सफ़ेदी करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लाइम सल्फ़र स्प्रे टू बी यूज्ड एज अ फंगिसाइड, मुख्तलिफ़ हशरातुल अर्थ को ख़त्म करने के लिए, उनकी ताकत को कम करने के लिए जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे दरख्तों के इर्द गिर्द जो है वो चूना फेरा जाता है। उसका मकसद यही होता है कि मुख्तलिफ़ हशरातुल अर्थ जो है उन्हें कम करने के लिए वहाँ चूना फेरा जाता है। ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न, जो तेज़ाब से जलते हैं, तेज़ाब से जलने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी तेज़ाबियत की जो असरात हैं उन्हें कम करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली ख़ुद बेस होता है। तेज़ाब के साथ जो जलता है तो उसके वाउंड को, उसके ज़ख़म को कम करने के लिए जो है वो बेस का रिएक्शन कराया जाता है, तो उसके असरात कम होना शुरू हो जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए। इसके अलावा वाटर सॉफ्टनर, पानी के जो नरमी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये रिएजेंट के तौर पे केमिकल लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है। रिमूवर ग्रीस फ्रॉम विंडो पेंस, मुख्तलिफ़ जगहों से ग्रीस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंक स्पॉट्स को जो कपड़ों पे लग जाते हैं, जो स्याही के निशानात होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ज़्यादातर डिटर्जेंट में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी हम किसी हवाले से अम्ले तादील की बात करें तो अम्ले तादील का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ में एसिड और बेस को कतरा ब कतरा या ग्रेजुअली जो है वो एक साथ मिलाते जाएं, रिएक्शन करते जाएं, जिसकी मुनासबत से रिएक्शन मुकम्मल होने पे सॉल्ट और वाटर हमें प्रोडक्ट के तौर पे हासिल हो। सॉल्ट और वाटर जो है वो हमें प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होंगे। इस सूरत हाल में हमारा जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट होगा। इस सूरत हाल में हम इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन की कंप्लीट होने के बारे में जानने के लिए। ये इंडिकेटर हमारे जो सॉल्यूशन है उसको मुख्तलिफ कलर्स देता है, जैसे कि फिनॉल्फिथलीन जो है वो पिंक कलर दे देगा, या पे मिथाइल ऑरेंज जो है वो कलर को चेंज कर देता है। यहाँ पे भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो नमक और पानी तो हासिल हो जाता है, लेकिन हमें उससे मालूम करने के लिए कि नमक और पानी हासिल हो गया है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मुकम्मल हो गया है, तो हम उसमें इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ये इंडिकेटर पिंक रंग को जो है वो चेंज कर देता है। फिनॉल्फिथलीन क्योंकि इस्तेमाल किया जाता है, ये रिएक्शन को कंप्लीट होने पे पिंक रंग में चेंज कर देता है सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन जैसे ही पिंक रंग में चेंज होता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे हम इस जो तस्वीर है इसके ज़रिए समझ सकते हैं कि जब एसिड और बेस को मिलाया गया तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एसिड और बेस को मिलाने पे सॉल्ट और वाटर बनना शुरू हो गया। अगर हम इसमें कलर नहीं, फिनॉल्फिथलीन नहीं मिलाते, कलर नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता लेकिन हमें मुकम्मल तौर पे पता नहीं चल पाता। लेकिन जब एसिड और बेस को मिलाने से पहले फिनॉल्फिथलीन के कुछ कतरे जो है वो शामिल कर दिए गए
तो जब बेस मिलाया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिनोल्फिथलीन जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन को कंप्लीट करने पे अपना पिंक रंग जो है वो शो करने लगता है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है पिंक रंग जो है वो शो हो जाता है, जिसके बायस हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और इस पूरे अमल को न्यूट्रलाइजेशन अम्ल तादील कहा जाता है और इसमें इंडिकेटर फिनोल्फिथलीन के तौर पे जो है फिनोल्फिथलीन को इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के मुख्तलिफ रंग जो है वो बताए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल लिटमस के हवाले से, लिटमस पेपर जो होता है वो रेड एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो है वो शो करता है, और ब्लू जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेस के लिए जो है वो शो करता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड शो करता है एसिड के लिए, और येलो शो करता है बेस के लिए। फिनोल्फिथलीन एसिड को कलरलेस कर देता है और बेस को पिंक कर देता है। जब हम इन तीनों इंडिकेटर्स के हवाले से जानना चाह रहे हैं, मतलब अगर हम किसी भी महलूल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फिथलीन का जो पेपर है वो सॉल्यूशन में डाल दें। अगर वो रेड हो जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है। अगर वो कलरलेस हो जा रहा है तो जब भी समझ जाया जाए कि ये एसिड का सॉल्यूशन है। अगर वो ब्लू, येलो या पिंक हो जाता है तो मतलब ये बेस का सॉल्यूशन है, मतलब असास का सॉल्यूशन है। अब आ जाते हैं सॉल्ट। हमने पहले ही पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब भी कंप्लीट होता है तो सॉल्ट हासिल होता है। ये सॉल्ट जो होता है ये पानी के साथ हासिल होता है। इसके अलावा सॉल्ट जो है वो मादनी ज़राए से भी हासिल होता है, मतलब कानकनी के ज़रिए ज़मीन के अंदर से या फिर समंदरों के ज़रिए भी हासिल होता है। लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ज़रिए सॉल्ट हासिल होता है ये ज़्यादातर सनती पैमाने पर हासिल होता है। ये सनती पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट जो है वो हासिल होते हैं। मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के ज़रिए मुख्तलिफ जो है वो सॉल्ट्स की किस्में हासिल की जाती हैं। हम जानते हैं अम्ल तादील मतलब जब भी तेज़ाब और असास को आपस में मिलाया जाएगा तो हमें सॉल्ट हासिल होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के हवाले से हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ मुख्तलिफ और सॉल्ट्स के हवाले से बताया, जैसे Zn + HCl, ZnCl2 + H2, मतलब जिंक क्लोराइड हासिल हुआ सॉल्ट के तौर पर, हाइड्रोजन गैस हासिल हुआ। तो हम इसके हवाले से पहले ही जान चुके हैं। मज़ीद हम इसके यूज़ेस की जानिब आते हैं। सोडियम क्लोराइड हम आम खाने के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, नमक जो है जिससे हम कहते हैं। इसके अलावा ये खाने को, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को फ्रीज़ करने के लिए या उन्हें महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसे कहा जाता है, ये कपड़ों की धुलाई के लिए जो सर्फ डिटर्जेंट बनाया जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेकिंग आइटम्स होते हैं बेकरी में, इनको जो है बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 जो है वो गन पाउडर या फिर फायरवर्क, पटाखे और मुख्तलिफ गन पाउडर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट जो है वो फंगिसाइड्स या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डाइंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। फंगिसाइड्स मतलब मुख्तलिफ हशरातुल अर्द को मारने के लिए, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जो हम मलमाकारी करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटाश एलम जो है वो फिटकरी कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो जिल्द पे लगने वाले किसी भी किस्म के ज़ख़म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि ज़ख़म को किसी भी किस्म के फंगस से बचाने के लिए। उसके अलावा खालों को जो है महफूज करने के लिए पोटाश एलम का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम नमकियात की बात कर रहे हैं तो नमकियात के साथ साथ हमें ऑक्साइड पे भी बात करनी होगी। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेन सब्सटेंसेस सच एज अ चारकोल, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर बर्न इन ऑक्सीजन और एयर। दे कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स विच इज़ कॉल्ड ऑक्साइड। जब भी कोई भी सब्सटेंस जैसे कि चारकोल, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जब खुली फ़िज़ा में या फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाए जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ फौरी तौर पे रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या फिर सोडियम डाइऑक्साइड। ये तमाम के तमाम रिएक्शन करने पे हमेशा ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है या खुली फ़ज़ा में जलाया जाता है तो उसके नतीजे में उसके जो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है वो रिएक्शन ऑक्साइड कहलाता है। अब इस हवाले से ऑक्साइड को मज़ीद कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जैसे एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एमरफेटिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। सबसे पहले हम एसिडिक ऑक्साइड के हवाले से बात करते हैं। जब हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं
द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स के साथ जब भी ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, नॉन मेटल्स के साथ जब भी ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो बनने वाला जो ऑक्साइड होगा वो या तो नॉन मेटेलिक या एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे कि C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, S+O2 SO2 सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये तमाम के तमाम एसिडिक ऑक्साइड या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो कहलाएंगे। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं बेसिक ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड की जानिब। जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड में नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पे जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं, तो यहाँ मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पे जो ऑक्साइड बनेगा, मेटल के साथ ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो जलने के अमल की वजह से जो ऑक्साइड हासिल होगा उससे बेसिक ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड कहा जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया जो सोडियम है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ पोटाशियम ऑक्साइड, फेरिक यानी आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो फेरिक ऑक्साइड या जंग जो है वो हासिल हुआ। जब भी मेटल के साथ रिएक्शन किया जाए ऑक्सीजन का, मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हासिल होने वाली चीज़ को जो है मेटालिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं एमरफेटिक ऑक्साइड की जानिब। सच ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एमरफेटिक ऑक्साइड। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो ऑक्साइड के तौर पे, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, उनके तौर पे जो है वो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। मतलब जुज़वी तौर पे ना वो एसिड ना वो बेस, दोनों तौर पे जो है वो काम नहीं करते, बल्कि मुकम्मल तौर पे एमरफेटिक अंदाज में है जो है वो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इस तरह के रिएक्शन को एमरफेटिक ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो है वो जब रिएक्शन करवाया गया तो इस सूरत में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे जिंक सल्फेट और वाटर जो है वो हासिल हुआ। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और वाटर मतलब पानी जो है वो हासिल हुआ। इस तरह के रिएक्शन में जो है वो एमरफेटिक ऑक्साइड हमें हासिल होता है, मतलब हमें एक सॉल्ट और वाटर जो है वो हासिल होता है। इस सूरत हाल में इसे एमरफेटिक ऑक्साइड कहा जाता है। फिर लास्ट न्यूट्रल ऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर गिव अ सॉल्यूशन विच इज़ न्यूट्रल टू वाइड। ये वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्यूशन को मुकम्मल तौर पे जो है मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल कर देते हैं। मतलब ना उन पे पॉजिटिव साइन रहता है, ना उन पे एसिडिक किसी किस्म की खुसूसियात रहती है, ना बेसिक, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मुकम्मल ख़त्म कर देते हैं। उन्हें मुकम्मल तौर पे जो है वो न्यूट्रल कर देते हैं। अब उन पे किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं रहता। इट नाइदर टर्न वेट लिटमस पेपर ब्लू और नॉर ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये ना रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन आर न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर हमारे हाइड्रोजन ऑक्साइड हैं, ये तमाम के तमाम न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। ये ना एसिडिक कैरेक्टर के साथ किसी भी किस्म का रिएक्शन दे पाते हैं, ना बेसिक जो है बेस के साथ जो है वो रिएक्शन दे पाते हैं। इस सूरत हाल में ये रेड लिटमस पेपर पे भी किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करते, ना ही ब्लू लिटमस पेपर पे। हम अब इस हवाले से जो है वो ऑक्साइड को मुकम्मल कर चुके हैं। मज़ीद इस चैप्टर की जो अहम नुकात थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ मज़ीद जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का काम जो है वो PDF के थ्रू आपको जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि काम मुकम्मल कर लीजिएगा। ये चैप्टर माह दिसंबर में आपके शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि जो यही चैप्टर है वो 9th में एज इट इज़ शामिल है मज़ीद सॉल्ट्स के साथ। कुछ जानने के लिए अगर जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।